Hello everyone, welcome back. Myself Javed Khan, faculty of Civil Engineering ECC दिल्ली द्वारका सेक्टर 1। हमारी आरसीसी की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी। वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट क्लास के अंदर जो ख़त्म किया था वो हमने एनालिसिस ऑफ फ्लैंज्ड बीम कंप्लीट कर लिया था। वो उसकी हमने एनालिसिस भी देख ली थी, थ्योरेटिकल पॉइंट भी देख लिया था, ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी देख लिया था एंड हमने न्यूमेरिकल भी क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए भी दिया था, ठीक है, उसको सोल्व कर लीजिएगा। नाउ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा शेयर, ठीक है। शेयर, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको, जब मैंने लिमिट स्टेट पढ़ाया था तो लिमिट स्टेट के अंदर बताया था, लिमिट स्टेट मेथड को बेसिकली दो कंडीशन के लिए डिजाइन करता हूँ, या आप बोल सकते हो टाइप ऑफ लिमिट स्टेट। एक था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। दोनों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अगर किसी को सर्विसिबिलिटी में डाउट हो तो एक बार प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो आई थिंक हमारी लेक्चर नंबर 3 या मतलब 4th या 5th होगी, उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो नाउ मैंने यहाँ पे देखिएगा, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ फ्लेक्चर मैंने लिखवाया था। अब नेक्स्ट फ्लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया, अब आता है नेक्स्ट हमारा शेयर। देखो ध्यान से, बेसिकली शेयर क्या होता है सभी को पता है। अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूँ, बीम के अंदर बात करूँ, बीम के ऊपर जो ट्रांसफर जो भी लोड लगता है, दैट्स नथिंग इट शेयर फोर्स, उसको शेयर फोर्स। किसी भी सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स लगना, उसको क्या बोलोगे आप, शेयर फोर्स बोलोगे। क्लियर हो पॉइंट इन जनरल में। लेकिन मुझे शेयर फोर्स है तो ऑब्वियसली बात है, उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे, शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा। शेयर फोर्स शेयर स्ट्रेस से मुझे यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, मुझे तो बीम में आना है, देखना है कि मेरे बीम के ऊपर कितने टाइप ऑफ शेयर लगेंगे, ठीक है। तो शेयर आई थॉ आपको पता है, इन जनरल अगर नहीं पता थोड़ा सा देख लो। देखो ये भी आपकी कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम में बोल रहा हूँ, ये आपके पास कौन सी होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम होगी इस तरह से। इसके ऊपर जो भी ट्रांसवर्स फोर्स आ रहा है, ट्रांसवर्स जो भी लोड आ रहा है, ट्रांसवर्स लोड आपके पास क्या होता है, शेयर फोर्स होता है। अगर इसके एरिया से आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, शेयर स्ट्रेस निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, क्लियर हो पॉइंट। तो मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट करना है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, टाइप ऑफ शेयर से। टाइप ऑफ शेयर, देखो बेसिकली मेरे पास 3 टाइप के शेयर होते हैं। सबसे पहला होता है फ्लेक्सुरल, उसके बाद सेकंड वन हो जाएगा आपके पास पंचिंग, पंचिंग शेयर। थर्ड वन हो जाएगा आपके पास टॉर्जनल शेयर। तीनों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपके तीनों के तीनों। टॉर्जनल शेयर क्या होता है, बहुत बेसिक प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखो जब मैं बात करता हूँ फ्लेक्सुरल शेयर, फ्लेक्सुरल का मतलब क्या होगा, बेंडिंग। फ्लेक्सुरल का मतलब क्या हो गया आपका, बेंडिंग। बेसिकली वो शेयर जो बेंडिंग की वजह से आपका आ रहा है, दैट नॉन एज फ्लेक्सुरल शेयर। द शेयर स्ट्रेस टेक प्लेस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ ए बीम इज नॉन एज फ्लेक्सुरल शेयर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखो ध्यान से, बेंडिंग की वजह से कैसे आ रहा है, कौन सा शेयर की बात हो रही है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बीम का कोई भी एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, इन जनरल डायग्राम बना रहा हूँ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये आपके पास कोई बीम है, इसमें मैं मान के चल रहा हूँ ये कोई बीम है, ठीक है। और बीम के अंदर ये आपके पास क्या हो रहा है, बीम ऐसे क्या करेगा, बेंड करेगी। भाई बेंड ऐसे करेगी ना बीम, नीचे की साइड में क्या करेगा, ऐसा बेंड करेगा। अब बीम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करना। जो आपका यहाँ पे जो पार्टिकल्स होगा, इस वाले पार्टिकल्स की बात करो, ये नीचे की साइड जाएगा, और इसके जो बगल में जो पार्टिकल्स होगा, ये इसको ऊपर की साइड रोकने की कोशिश करेगा। जब भी आपके पास धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो रही है आपके पास, आपका बेंडिंग इंटेंसिटी कम हो रही है, जब वो रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये भी रोकने की कोशिश ना करता, साथ में आता, तो पूरे की पूरी बीम क्या हो जाती है आपकी, नीचे गिर जाती, कोलैप्स कर जाती, ठीक है। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या जनरेट हो रहा होगा, शेयर जनरेट होगा, दैट नॉन एज फ्लेक्सुरल शेयर। पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि बीम के जो पार्टिकल्स की बात हो रही है ना, पार्टिकल्स में आपका एक पार्टिकल नीचे आ रहा है, दूसरा पार्टिकल को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या दूसरा पार्टिकल आपके एक देखो, एक यहाँ पे आगे नीचे हो गया, दूसरा पार्टिकल आपका भी नीचे नहीं पहुंचा, तो इनके बीच में क्या हो गया, शेयर जनरेट हो रहा है क्या, उसको बोलूँगा मैं फ्लेक्सुरल शेयर। अब फ्लेक्सुरल शेयर के अकॉर्डिंग तो पूरा सेक्शन मेरा डिज़ाइन होता ही होता है।
ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। डेफिनेशन लिखना चाहो डेफिनेशन लिख लो, द shear स्ट्रेस टेक प्लेस ड्यू टू बेंडिंग इन ए बीम दैट नोन एज फ्लेक्सुरल shear। पंचिंग शेयर, पंचिंग क्या करेगा, पंच कर गया कि अगर जिन जनरल की बात करो, जैसे कि मैं यहाँ से फोर्स से बहुत ज़्यादा ताकत से घुसा मारूंगा तो क्या कर जाएगा, पंच कर जाएगा, ठीक है, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, वो पंच कर गया, पेनिट्रेट कर गया, एक तरह से बोल सकते हो, उसको बोलूँगा मैं पंचिंग शेयर। इन जनरल की बात करूँ, पहले डेफिनेशन बात कर लेता हूँ। डेफिनेशन क्या होगा, द shear स्ट्रेस टेक प्लेस ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ लोड विच टेंड्स टू पेनिट्रेट इन द थिन मेंबर। यानी कि ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, आपके कोई लोड की वजह से, कोई देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं ऊपर से मेरा लोड बहुत ज़्यादा आ गया, मैं सीधा ऐसे क्या कर गया, पेनिट्रेट कर गया, नीचे पंच कर गया, तो मेरे चारों साइड में देखना, यहाँ पे और ऐसे बैक साइड में यहाँ पे क्या होगा, शेयर जनरेट होगा पार्टिकल और मेरे बीच में, ठीक है, तो उसको बोलूँगा मैं पंचिंग शेयर। पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बहुत प्रैक्टिकल समझ रहे हैं सारे पॉइंट को। फ्लेक्सुरल शेयर बेंडिंग की वजह से आ रहा है, पंचिंग शेयर कोई भी चीज़ आपके क्या कर गया, पंच कर गया, पेनिट्रेट कर गया, ठीक है। और टॉर्जनल शेयर, इधर देखो ध्यान से, बेसिकली इसी से समझ लेना, ऐसा आपके पास कोई भी सेक्शन, ऐसा सेक्शन है, एक साइड से फिक्स कर दे, दूसरे साइड से मैं जब ऐसे टॉर्क लगाऊं, ऐसे इसको घुमाऊंगा, तो देख रहे हो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे शेयर जनरेट होगा ड्यू टू ट्विस्टिंग की वजह से, ड्यू टू टॉर्क की वजह से, उस शेयर को बोलूँगा मैं टॉर्जनल शेयर। तो तीनों शेयर आपको बेसिकली पता चल गया होगा, आइडिया पता चल गया होगा, मेरे पास फ्लेक्सुरल शेयर कौन सा होता है, पंचिंग शेयर कौन सा होता है और टॉर्जनल शेयर कौन सा होता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ से आता है इन्हीं पॉइंटों से, वो देखते हैं। पहला पॉइंट, ऑल द बीम एंड स्लैब are provided with shear reinforcement, are provided with shear reinforcement to counteract the to consider the punching shear। टू कंसिडर फ्लेक्सुरल शेयर, फ्लेक्सुरल शेयर को कंसिडर करके मैं उसको क्या करता हूँ, या फ्लेक्सुरल शेयर की वजह से मैं शेयर रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो पंचिंग शेयर आपने कहाँ कहाँ देखा होगा, देखो पंचिंग शेयर कहाँ देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे एज ए कॉलम खड़ा हूँ, मैं नीचे से क्या होगा, सीधा पेनिट्रेट कर गया, कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कॉलम तो पेनिट्रेट कर जाएगा, लेकिन फेल क्या होगा आपका, फुटिंग। तो आपका फुटिंग को आप डिजाइन करो किसकी अगेंस्ट, पंचिंग शेयर का अगेंस्ट। सेकंड है, इसको जस्ट उल्टा करो, तो आपने देखो ऊपर क्या होते हैं, आपका स्लैब आपका पास क्या हो गया, स्लैब हो गया। अगर फ्लैट स्लैब एक नॉर्मल स्लैब, दो स्लैब होते हैं आपके इन जनरल। ये देखो फ्लैट स्लैब क्या होता है, आपने ऊपर से कॉलम के ऊपर जस्ट स्लैब को क्या कर दिया, रेस्ट करवा दिया, और इसका अगर लोड ज़्यादा हुआ और सीधा आपका कॉलम क्या होगा, पेनिट्रेट कर गया ऐसे, तब फेल क्या होगा, आपका फ्लैट स्लैब क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, दो मेंबर मेरे पास ऐसे होते हैं, फुटिंग एंड फ्लैट स्लैब, जिनको आप डिजाइन करते हो अगेंस्ट पंचिंग। यहां पे लिख देता हूं मैं, फुटिंग एंड फ्लैट स्लैब आर डिजाइन अगेंस्ट पंचिंग। अगेंस्ट पंचिंग शेयर, ठीक है। टॉर्जनल शेयर फ्रिक्वेंटली नहीं मिलता है, बहुत कम ही कहीं कहीं इंडस्ट्रीज के अंदर आपको क्या करते हैं, देखने को मिलता है। या फिर टॉर्जन कब होगा, जब मैं 2 स्लैब आएगा तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे आपका सेक्शन क्या होता है, टॉर्जन जनरेट हो रहा है, और इसलिए हमें टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करता हूँ। क्लियर हो पॉइंट। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास ये थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको इनका आइडिया पता होना चाहिए। इनमें से भी ये वाला पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है नोट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, मैंने शेयर के बारे में जान लिया, मेरे पास कितने टाइप के शेयर होते हैं। अब जानते हैं क्रैक्स के बारे में, जो मेरे पास क्रैक होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। बीम में आप जब भी देखते हो बीम आपकी फेल करती है, बीम क्या होती है आपकी, फेल कर रही है,
तो बीम जब आपकी फेल करे तो ऑब्वियसली बात वहाँ पे क्या होगा, बहुत अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, क्रैक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्रैक होंगे? अगर नॉर्मली जैसे फॉर एग्जाम्पल बीम बेंड करे, धीरे धीरे उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। लोग तो बोलेंगे सीधा क्या हो रहा है, बीम के अंदर क्रैक्स आ रहा है, क्रैक फेल हो रहा है। बीइंग एन इंजीनियर आपको उस क्रैक्स का नाम भी पता होना चाहिए। जो क्रैक आ रहा है इसका नाम क्या है, किस वजह से आ रहा है। अगर आपको क्रैक का ये पता है, रीज़न पता है कि इसकी वजह से आ रहा है, तभी तो उस क्रैक को क्या कर सकते हो आप, एलिमिनेट कर सकते हो, हटा सकते हो, यानी कि उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ आप डिज़ाइन कर सकते हो। क्लियर हो पॉइंट? तो आपको क्रैक के नाम पता होना चाहिए, क्रैक के बारे में पता होना चाहिए, रीज़न पता होना चाहिए क्रैक किस वजह से आ रहा है। तो वही देखते हैं मेरे पास क्रैक किस किस वजह से आता है। बेसिकली क्रैक मेरे पास इन जनरल केस में 2 टाइप के क्रैक होते हैं। कितने टाइप के क्रैक होते हैं? 2 टाइप के क्रैक होते हैं। पहला होता है शेयर क्रैक। पहला हो गया आपके पास शेयर क्रैक, ठीक है। एक हो गया दूसरा जिसको मैं बोलता हूं फ्लेक्सिबल क्रैक। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता, पढ़ते तो बहुत सारे हैं लेकिन भूल जाते हैं। जब उनसे पूछा जाए इन जनरल टर्म में मेरे ये बता दो बीम पे कितना टाइप के क्रैक होते हैं, दिमाग में नहीं आता। क्रैक तो क्रैक होता है लेकिन ध्यान रखना नाम भी होते हैं उनके अलग अलग, ठीक है। शेयर क्रैक कहाँ होगा आपका, फ्लेक्सिबल क्रैक कहाँ होगा, इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसी वाला डायग्राम देखो ध्यान से। ये मेरे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ऊपर से क्या लग रहा है उसको मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, स्लैब है तो ऑब्वियसली बात है यूडियल लोड लग रहा है। इसका शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे बनेगा क्या, ठीक है। और बेंडिंग सॉरी बेंडिंग, ये कौन सा डायग्राम, इसे दो कंसिडर कर लो, ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। ये कौन सा डायग्राम बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ठीक है। नाउ याद रखना जो शेयर क्रैक आता है किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू मैक्सिमम शेयर फोर्स। ड्यू टू मैक्सिमम शेयर फोर्स, जो शेयर फोर्स की वजह से क्रैक आएगा उसको बोलोगे आप शेयर क्रैक। जो बेंडिंग की मोमेंट की वजह से जो क्रैक्स आएगा ड्यू टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या ड्यू टू मोमेंट, ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब मुझे इन जनरल केस में बता दो, मेरे पास जो शेयर फोर्स होता है, मेरा जो शेयर फोर्स है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सेंटर पे मैक्सिमम हो रहा है, सपोर्ट पे मैक्सिमम हो रहा है शेयर फोर्स, यस। कहाँ पे मैक्सिमम होगा, 8 सपोर्ट पे। जब आप 8 सपोर्ट पे मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है क्रैक भी कहाँ जनरेट होगा, क्रैक कहाँ जनरेट होगा, 8 सपोर्ट पे जनरेट होगा, ठीक है। और क्रैक्स का जो एंगल होगा थीटा बेसिकली कितना होगा आपका, 45 डिग्री और 135 डिग्री। एक्सप्लेन करूंगा अभी कैसे होता है 135 डिग्री। क्लियर हो पॉइंट? तो नॉर्मली मेरे पास क्रैक्स हो गए, ये वाली वैल्यू होगी। हाँ, शेयर क्रैक भी अगेन 2 टाइप का होता है, मैं इन्हीं को लिख देता हूं। एक डायगोनल टेंशन क्रैक, एक और वर्ड होगा डायगोनल कंप्रेशन क्रैक। बेसिकली डायगोनल टेंशन ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ इस पे आते हैं, फिर वापस एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे हो गया, मैक्सिमम कहाँ हो गया, सपोर्ट सेंटर पे हो गया। तो जो भी सेंटर पे जो क्रैक्स दिखाई देंगे आपको, जो यहाँ पे जो क्रैक्स दिखाई देंगे वो सारे के सारे क्रैक किसकी वजह से मिलेंगे, उनको बोलो, उनका नाम क्या होगा, फ्लेक्सिबल क्रैक। मिलेंगे किसकी वजह से, बेंडिंग मोमेंट की वजह से। ये आपके मिलते हैं 8 सेंटर पे। इनका जो एंगल होता है, थीटा की वैल्यू होती है आपकी 90 डिग्री। कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। और आपको राइट एंगल भी इनको हम बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जो आपको याद रखना है। अब इनमें से 2 चीज़ देखनी है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एंगल एक्सप्लेन करता हूँ, एंगल कैसे आता है। इसी वाले डायग्राम की बात करूँ, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। एक पार्टिकल उठाया मैंने सेंटर पे, यहाँ पे अगर सेंटर पे मैंने कोई ऐसा पार्टिकल उठाया, देखो सेंटर पे मेरे पास शेयर फोर्स तो नेग्लेक्ट हो गया, उसको लेके नहीं चलूँगा, ओनली क्या आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। और बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या होगी, चीज़ें खींचना स्टार्ट करती है। तो मैं इन पे ऐसा फोर्स लगाता हूँ, यहाँ पे फोर्स लग रहा है जिनको मैं स्ट्रेस ऐसे सिग्मा से डिनोट कर देता हूँ। जब दोनों साइड से खींचेगा तो आपको क्रैक कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा कि इसका परपेंडिकुलर। और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दिया मैंने।
बेंडिंग की वजह से चीज़ क्या होती है, बेंड करते खिंचती है। टेंशन की बात कर रहा हूँ, चीज़ क्या हो रही है आपकी, खिंच रही है। जब खिंच रही है तो ऑब्वियसली बात है आपका क्रैक कैसा होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री मिलेगी। नाउ पहले इसको एंगल देख लेते हैं। जो एंगल होता है ना आपके पास, यहीं पे देख लेते हैं डायग्राम, कौन सा पार्टिकल बात कर रहा हूँ। अब मैं पार्टिकल लेता हूँ कहीं यहाँ पे सपोर्ट पे शियर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, 0 हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और सपोर्ट पे ओनली क्या होगा, शेयर जनरेट होगा। बेसिकली शेयर क्या जनरेट होगा आपका, कुछ इस तरह से जनरेट होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास क्या होगा, शेयर जनरेट होगा इस तरह से। जब यहाँ पे चीज़ें खींच रही हैं, इधर देखो ध्यान से, जब आपके पास ऐसा शेयर जनरेट, ऑब्वियसली बात यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे खींच रहा होगा, टेंशन आपका यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा। जब टेंशन आपका यहाँ पे अप्लाई होगा तो हमेशा आपको पता है कि जो क्रैक जनरेट होता है उसका परपेंडिकुलर जनरेट होता है। तो क्रैक कहाँ जनरेट होगा, आपका ऐसा जनरेट होगा। और ये एंगल यहाँ पे कितना होगा, 45 डिग्री, बट ये एंगल यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस एंगल की वजह से जो क्रैक जनरेट होगा ना, यहाँ पे जो ऐसा क्रैक जनरेट होगा, ये वाला एंगल, ये वाला क्रैक्स, ये वाला क्रैक्स, इनको बोलोगे आप शेयर क्रैक, जो किसकी वजह से आएंगे, शेयर फोर्स की वजह से जनरेट होंगे या शेयर स्ट्रेस की वजह से जनरेट होंगे। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत। अब बेसिकली मेरे पास दो अलग नाम आ जाते हैं शेयर क्रैक्स के अंदर, एक तो होता है डायगोनल टेंशन क्रैक, दूसरा होता है डायगोनल कंप्रेशन क्रैक। डायगोनल टेंशन क्रैक वो होता है जो टेंशन साइड से, डायगोनली तो जाते हैं सारे क्रैक्स, अगर जो क्रैक स्टार्ट हुआ टेंशन साइड से उसको बोलोगे डायगोनल टेंशन क्रैक, आगे वो कहीं तक जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। जो क्रैक स्टार्ट हुआ कंप्रेशन साइड से, डायगोनल कंप्रेशन क्रैक, नाम समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कोई ऐसा क्रैक जो टेंशन से स्टार्ट होकर कंप्रेशन तक पहुंच गया, ठीक है, अब इसका नाम क्या रहेगा, नाम याद रखना वही रहेगा जिसका बॉर्न पॉइंट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे बचपन में आपका जो नाम रख दिया था ना, आप कितने बड़े हो जाए नाम वही रहेगा, ऐसे ही यहाँ पे होता है। या तो यहाँ पे डायगोनल टेंशन होगा या डायगोनल कंप्रेशन होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो डायगोनल टेंशन आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, टेंशन से स्टार्ट होगा, और मैंने बोला टेंशन से स्टार्ट हो तो इसका नाम क्या दोगे आप, टेंशन दो दोगे, डायगोनल टेंशन क्रैक। क्लियर हो पॉइंट। और डायगोनल टेंशन क्रैक ही जनरल में आता है बिकॉज ऑफ टेंशन में कंक्रीट क्या होती है, वीक होती है, और कंप्रेशन में कंक्रीट क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो कंप्रेशन क्रैक आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं, और ये फेलियर पे ही आपको कंप्रेशन क्रैक आपको दिखाई देते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके पास, जो डायगोनल टेंशन क्रैक होता है ना, मैक्सिमम कहाँ पे होता है। अगर इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम आपने सॉम में पढ़ा होगा, कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ा था, और सेंटर पे क्या होता है, टाउ मैक्सिमम होता था, ठीक है। जब सेंटर पे मैक्सिमम होता है तो याद रखना डायगोनल टेंशन क्रैक भी, डायगोनल टेंशन क्रैक इज मैक्सिमम एट सेंटर, मैक्सिमम एट सेंटर की जगह यहाँ पे आएगा मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एसएससी इसको 2-3 बार रिपीट कर चुके क्वेश्चन को। डायगोनल टेंशन क्रैक याद रखना मैक्सिमम कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे टेंशन क्रैक किसकी वजह से आ रहा है भाई, शेयर क्रैक किसकी वजह से आ रहा है, शेयर स्ट्रेस की वजह से। और शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे होता है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे आपको डायगोनल टेंशन क्रैक मैक्सिमम मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। 1 बाय 1 मैंने एकदम बुलेट पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरेटिकल लिखवाने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सिंपल। दोबारा देखो ध्यान से, क्रैक मेरे पास 2 टाइप के होंगे, शेयर क्रैक और फ्लेक्सुरल क्रैक। शेयर क्रैक्स वो क्रैक्स होगा जो आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा होगा। मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ मिलता है आपको, सपोर्ट में मिलता है, डायग्राम आपको पता ही है। एंगल कितना होता है, 45 डिग्री एंगल होता है, और 135 डिग्री एंगल होता है। 45 तो यहाँ से होगा, अगर कोई क्रैक कंप्रेशन से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर जो एंगल होगा वो 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मेरे पास कितना होता है, 45 डिग्री। शेयर क्रैक आपके 2 टाइप के होते हैं, डायगोनल टेंशन क्रैक, डायगोनल कंप्रेशन क्रैक। एंगल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, 45 क्यों आता है, इन जनरल में आईएस कोड ने इसको एज्यूम भी किया हुआ है। डायगोनल टेंशन क्रैक मैक्सिमम होता है कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस पे, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ऐसे ही फ्लेक्सुरल शेयर, फ्लेक्सुरल क्रैक, जो फ्लेक्सुरल क्रैक होगा वो किसकी वजह से आएगा, आपका बेंडिंग मोमेंट की वजह से आएगा। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है, सेंटर पे होता है, तो सेंटर पे जो भी क्रैक आपको दिखाई देंगे वो आपके होंगे फ्लेक्सुरल क्रैक। एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसमें एक और क्रैक होता है, क्रैक और नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, जिसको आप बोलते हैं फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक। बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर बीम यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है मान के चलो, तो यहाँ पे शेयर भी आ रहा है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा है, तो दोनों की वजह से जो क्रैक स्टार्ट होंगे उन क्रैक का नाम दोगे आप फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक।
बस नाम याद रखना। एक और होता है जिसको आप बोलते हैं फ्लेक्सुरल शियर क्रैक। तो क्रैक्स, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट क्रैक्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इस वाले को मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आगे हम अगले पॉइंट को लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपने एक वर्ड सुना होगा शेयर स्पैन करके, तो शेयर स्पैन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। शेयर स्पैन कुछ ऐसा ही होता है जैसे आपने सॉम में पढ़ा होगा प्योर बेंडिंग करके। क्या होता था प्योर बेंडिंग? पढ़ा था ना, कि जहाँ पे सर ने बताया होगा, जब आपके पास सॉम में कॉलेज के अंदर आपने पढ़ा होगा इवन, कि जहाँ पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप? प्योर बेंडिंग बोलते हो। उसी से रिलेटेड मिली जुली एक टर्म होती है किसको? शेयर स्पैन करके। ईएस ने ऑब्जेक्टिव पूछा था और वही क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था, तो पहले मैं लिख देता हूँ शेयर स्पैन। शेयर स्पैन बेसिकली वो स्पैन होता है जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट हो गया। द स्पैन, द पार्ट ऑफ, बोल सकते हो कोई भी स्पैन बीम का, वेयर शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। बस इतना लिख देता हूँ मैं, वेयर शेयर फोर्स इज कांस्टेंट। अब ऑब्जेक्टिव में आता है कि शेयर स्पैन कितना होगा, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। ये बेसिकली आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। देखो फॉर एग्जांपल आपने, मैं पहले कंसिडर करता हूँ इसको कैंटिलीवर पे, और इस पर क्या लगा दिया मैंने? पॉइंट लोड लगा दिया। तो कैंटिलीवर बीम का अगर शेप बनाओगे कुछ ऐसा बन जाएगा शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, तो शेयर स्पैन कितना हो गया इसमें? ओनली 1 हो गया। ठीक है, अगर वहीं पे एक और बीम बना देते हो आप, कौन सी? सिंपली सपोर्टेड पे पॉइंट लोड लगा देते हो, तो आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा रफली। 1 और 2 दो स्पैन हो गए। ठीक है, वहीं पे एक और डायग्राम बना देता हूं मैं आपका, या सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेता हूं और यूडेल लगा देता हूं उसके ऊपर। क्या लगा दी? यूडेल। अब इसका शेयर फॉल डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? वेरी कह रहा है शेयर स्पैन 0। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे 2 स्पैन है, यहाँ पे 1 स्पैन है, तो ये आप एक लाइन में बोल सकते हो शेयर स्पैन में भी 0 और मोर देन 0। which it is depends upon type of beam and loading condition। लोडिंग कंडीशन। तो शेयर स्पैन आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और मोर देन 0 हो सकता है। बहुत सारे होंगे, आप नंबर ऑफ लोड क्या कर दो, बढ़ाते चले जाओ, आपके अलग अलग स्पैन मिल जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हमारा वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। क्रैक्स हमने कंप्लीट कर लिया, शेयर स्पैन कंप्लीट कर लिया। अच्छा, शेयर स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम इन आरसीसी बीम, ये वाला इरेज कर देता हूँ मैं, इसी के बगल में लिख लेता हूँ यहाँ पे शेयर स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम इन आरसीसी बीम। वेरिएशन डायग्राम इन आरसीसी बीम। आरसीसी बीम के अंदर मेरे पास शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं सीधा डायग्राम पाता हूँ। मेरे पास ये कोई बीम होगी और ये मेरे पास क्या होगा, कोई भी नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट हो गए, 3 बार ले लिया आपने। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल एक्सिस हो गया। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। बेसिकली जब इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम बनाया था ना, एक्चुअल जो डायग्राम बना था शेयर स्ट्रेस, वो ऐसा बना था, स्ट्रेट लाइन है ऊपर से, और यहाँ से आपके पास पैराबोलिक, और देन क्या है कि आपका रेक्टेंगुलर, ऐसे लीनियर हो गया था। और याद रखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपके डेप्थ ऑफ ये आपका
CG ऑफ मेन रेनफोर्समेंट तक ही रहेगा, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ तक ही डायग्राम बनना है, उससे नीचे डायग्राम नहीं बनेगा। रीज़न वही था, बिकॉज ऑफ मैं यहाँ इसके बाद कंक्रीट मेरे कोई काम के नहीं होती, फोर्स सारा का सारा मेरे पास किस पे लगता है, इसके CG पे लगता है। ठीक है, बता भी चुका हूँ वो सारी चीज़ों। अब क्वेश्चन ये आता है, इसको देखिएगा ध्यान से, समझिएगा पॉइंट, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ऐसा ही डायग्राम क्यों बनता है। ऊपर पैराबोलिक और नीचे आपके पास रेक्टेंगुलर डायग्राम क्यों बनता है, नीचे पैराबोलिक क्यों नहीं बन गया, या ऊपर रेक्टेंगुलर डायग्राम क्यों नहीं बन गया। भाई ये एक्चुअल डायग्राम है। देखो इसके लिए बेसिकली दो कंडीशन होती हैं, मैं सिंपल तरीका से समझाता हूँ आपको, दो अलग अलग तरीके से समझाता हूँ। पहला तो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पॉइंट और ले लेता हूँ। देखो मेरे पास कंक्रीट आपके कैसे होती है, होमोजीनियस मटेरियल होता है कि हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है। यस, कंक्रीट एक्चुअल तो होता है हेट्रोजीनियस, बट मैं मान कर क्या चलता है उसके एनालिसिस के लिए होमोजीनियस मटेरियल है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्लीटली कंक्रीट, और हमेशा होमोजीनियस का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका पैराबोलिक बनेगा। पहला पॉइंट। न्यूट्रल एक्सिस से नीचे रीइंफोर्समेंट आ गया तो सेक्शन कैसा बन गया, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हेट्रोजीनियस बन गया, और हेट्रोजीनियस का नॉमिनल शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा बन गया, आपका रेक्टेंगुलर बन गया। एक तो ये कंडीशन थी। अब आता है इसका एग्जैक्ट पॉइंट पे लेकर, एग्जैक्ट क्यों बनता है ऐसा, देखो ध्यान से। बेसिकली आपको एक चीज़ पता है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो ओनली मेरे पास टेंशन में सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव क्या होता है, स्टील इफेक्टिव होता है। और अगर स्टील इफेक्टिव होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टील का फोर्स आपका कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा स्टील का फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। आपकी सारी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए डायग्राम भी कैसा बनता है, आपका कांस्टेंट बनता है। लेकिन इससे पहले आपके पास होमोजीनियस था। अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम बना, आपका शियर डायग्राम बनाता, सॉरी हाँ शियर डायग्राम बनाता, तो कुछ ऐसा डायग्राम यहाँ पे देखो ध्यान, कुछ ऐसा डायग्राम बनता था क्या, रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक और टेंशन में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायग्राम था वो कांस्टेंट था आपका टेंसाइल फोर्स का। बट इसमें न्यूट्रल एक्सिस पर आपके पास दो अलग अलग शेप आ गई क्या, दो अलग अलग शेप आ गई क्या। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वेरिएशन आता है स्ट्रेस का, इसलिए आपका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो डायग्राम कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। ये तो एक्चुअल इसके एक्सप्लेनेशन था। बट इन जनरल एसएससी जेईई के लिए आपको सिंपल याद क्या रखना है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर पैराबोलिक होता है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे रेक्टेंगुलर होता है, अप टू द CG ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर IS कोड आता है। IS कोड बोलता है इसका शियर स्ट्रेस का एनालिसिस करना मुझे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, और वो इस डायग्राम को क्या कर लेता है, कुछ ऐसा बना देता है। ये आपका बन गया नॉमिनल शियर स्ट्रेस। आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा वैल्यू कितनी होती है। तो इसने रेक्टेंगुलर मान लिया किसने, IS कोड ने, तो इस वाले डायग्राम को बोल सकते हैं एज पर IS कोड 456। और ये डायग्राम कौन सा था, आपका एक्चुअल डायग्राम। क्लियर हो पॉइंट। तो शियर स्ट्रेस का डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ए बीम, इन RCC बीम, इन RCC बीम shear stress diagram is parabolic above the neutral axis and रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर जगह आप लीनियर लिख सकते हो, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, द न्यूट्रल एक्सिस अप टू द CG ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट। यह वर्ड ध्यान रखना, CG ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट तक ही होता है, ओवरऑल डेप्थ तक ये डायग्राम नहीं जाता है। क्लियर हो पॉइंट, कोई दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है अजम्पशन। 2-3 अजम्पशन थे इसमें, अजम्पशन कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट अजम्पशन आपके पास वही होती है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, प्लेन सेक्शन
प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। नाउ सेकेंड वाली जो अजम्पशन होती है, सेकेंड वाली अजम्पशन बोलती है आपके पास जो डायगोनल आपका शेयर स्ट्रेस होता है वो आपके पास क्या होता है, एक मिनट इसमें देख लेता हूँ, इंक्लाइंड होता है एट 45 डिग्री। सेकेंड अजम्पशन होता है डायगोनल टेंशन क्रैक आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए, डायगोनल टेंशन क्रैक आर इंक्लाइंड एट cracks are inclined at 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये हम पहले देख ही चुके हैं, जो डायगोनल आपको डायगोनल क्रैक्स अभी मैंने बनाए हैं वहाँ पे देख चुके हैं। क्रिटिकल सेक्शन में भी इस पॉइंट को मैं दिखा दूंगा, नेक्स्ट पॉइंट वही लेके आता हूँ। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपके पास क्रैक्स आर एक्सटेंड, cracks are extend maximum horizontal distance horizontal distance equal to effective depth। इफेक्टिव, ये पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्रिटिकल सेक्शन के साथ। इफेक्टिव डेप्थ याद रखना, इस पॉइंट को अभी एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट 4 पॉइंट आपके पास, देयर इज परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील, देयर इज परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इस पॉइंट को भी याद रखिए, इसको एक्सप्लेन करता हूँ और बाई के पॉइंट आई होप कि आपको अच्छे से आते हैं सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लेके आता हूँ क्रिटिकल सेक्शन के, फिर एक्सप्लेन करता हूँ इन सारे पॉइंटों को। IS कोड ने मुझे कुछ क्रिटिकल सेक्शन दिया हुआ है कि शेयर की वजह से कहाँ कहाँ पे मेरा पास क्या हो रहा है, फेल होने के चांसेस हो सकते हैं, यानी उसी को क्या बोलते हैं आप, क्रिटिकल। जनरल वर्ड बोलते हैं बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, मतलब फेल होने वाले हैं, क्रिटिकल सेक्शन। चलिए, अब क्रिटिकल सेक्शन में बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। नॉर्मली मैं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे जो IS कोड ने इंक्लूड किया था, ये आपके पास कोई भी ऐसे आपका बीम हो गया, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, बीम पे यहाँ पे कुछ ऐसा सपोर्ट लगा दिया यहाँ पे, और ये वाला डायग्राम आपने बना दिया इस तरह से सपोर्ट करने के लिए, कोई भी वॉल वगैरह कुछ भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिटिकल सेक्शन है ना, ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से, यहाँ से डायगोनल टेंशन क्रैक, मैंने क्या बोला, टेंशन साइड से स्टार्ट होगा, यहाँ पे इस तरह स्टार्ट हो रहा है, इस तरह स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आपका क्रैक जा रहा है। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस आपकी किसके बराबर होगी, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर होगी। ठीक है, क्यों होगी देखो ध्यान से, मैं इसको कंसिडर करता हूँ इफेक्टिव डेप्थ, मैं कवर ओवर को माइनस कर देता हूँ, नेगलेक्ट करता हूँ, इफेक्टिव डेप्थ मानता हूँ। और ये वाली वैल्यू एंगल कितना आपका 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है भाई, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है d, और बेस आपको कैलकुलेट करना है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बेस किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के बराबर हो गया, यानी कि ये वाला बेस भी किसके बराबर होगा, d के बराबर हो गया। और यही आपके पास क्रैक्स की अजम्पशन नंबर 3 बोलती है। देखो दोबारा ध्यान से, एंगल 45 डिग्री, tan 45 वैल्यू 1, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, इफेक्टिव डेप्थ डिवाइड बाय बेस, जब ये वैल्यू 1 होगी तो b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ के बराबर। और वही चीज़ अजम्पशन नंबर 3 में मैंने क्या कर रखा है, मेंशन कर रखा है। क्लियर हो पॉइंट? आगे बढ़े, चलिए। सेकंड क्रिटिकल से कंडीशन जो आपके पास सेफ हो गया, तो इसमें नोट करके पॉइंट में लिख देता हूँ, फॉर बीम क्रिटिकल सेक्शन
is a distance of effective depth, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, स्मॉल d, फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, फेस ऑफ सपोर्ट, ये पॉइंट याद रखना। नाउ कुछ और क्रिटिकल शेप होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे इस तरह से। आई होप के डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। इंटरसेक्शन कोई भी डायग्राम बना दिया मैंने, ये देखो, कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन जनरल इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे इन जनरल केस में लोड आता है मेरा इस तरह से, यूडियल लोड आ रहा है इसके ऊपर, इस पर क्रैक कैसे जनरेट होगा, ऐसे जनरेट होगा। और यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन कितना डिस्टेंस होगा, इफेक्टिव डेप्थ, जो भी यहाँ का डेप्थ था, जो भी इसकी क्या होगी आपके पास डेप्थ होगी। बट इन दूसरी कंडीशन में इसको ने ये भी बोला था, अगर आपके पास ऐसा हैवी लोड आ रहा है, हैवी लोड मेंशन था वहाँ पे, और हैवी लोड का जो डिस्टेंस है ना, ये आपके पास ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लेस देन 2d है, डी इफेक्टिव डेप्थ। अगर उससे कम में है तो क्रिटिकल सेक्शन जो आपको होगा वो आपके पास फेस ऑफ द सपोर्ट हो जाएगा। इसके फेस से एकदम से क्या होगा, वो सेक्शन टूट जाएगा। जब बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो यहीं से सेक्शन को टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे सिमिलर आपके पास कोई ऐसा डायग्राम हो गया जो ES ने पूछा भी था, जिसको मैं शॉर्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर ऐसे सेक्शन में जो ऊपर से क्रिटिकल सेक्शन आ रहा है आपके पास, इसके भी फेल होने के चांसेस एज पर IS कोड कहाँ से होंगे, यहाँ से, क्योंकि एकदम से क्या करेगा, ऐसे टूट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा आपका सेक्शन टूटेगा, तो फेल होने के चांसेस क्या होंगे आपके, यहाँ पे आएंगे। तो ऑब्वियसली बात, क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, जहाँ पे आपका सेक्शन फेल हो सकता है, तो इसको आप बोलोगे क्रिटिकल सेक्शन। तो मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सेक्शन बने, जो हमारे क्वेश्चन में हमको पढ़ना है डी, और डी की आपके पास इफेक्टिव डेप्थ, ये आपके पास ध्यान रखना कहाँ से होता है, फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट में यहाँ पे कॉलम भी हो सकता है, आपकी वॉल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो आपका होगा इफेक्टिव डेप्थ। और क्रिटिकल सेक्शन जब 45 एंगल यहाँ से जाना स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है फेल यहाँ पे करेगा। सिमिलर ये वाला एक जैसा ही है, बट IS कोड ने ये वाला कंडीशन मेंशन कर दिया था, अगर हैवी लोड आ रहा है, कौन सा लोड आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी लोड है, ठीक है, लेस देन 2d आ रहा है, तो अब आपका जो सेक्शन फेल करेगा, कहाँ से फेल करेगा, वो सपोर्ट से फेल कर जाएगा, ठीक है। ऐसे इस पॉइंट में याद रखना, उस सेक्शन कहाँ से फेल करेगा, ये भी सपोर्ट से फेल करेगा, जब आपके पास सेक्शन कुछ इस तरह से आया हो। क्लियर हो पॉइंट। तो क्रिटिकल सेक्शन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टाइप ऑफ द सेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।